नमस्कार। आज हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। डिफ्यूजन यानी विसरण और ऑस्मोसिस यानी परासरण। ये हमारी यूजी के बीएससी पार्ट थर्ड की पहली यूनिट है और इसमें यदि हम देखें डिफ्यूजन को परिभाषित करें तो हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्रों की ओर रीजन की ओर गति करे उसे हम विसरण कहते हैं। विसरण एक निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट है और विसरण तभी रुकता है, डिफ्यूजन तभी स्टॉप होता है जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता जीरो हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। हम इस एनिमेटेड डायग्राम से देख रहे हैं कि यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन पर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है और ये मूव कर रहे हैं किसी कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर। इस प्रकार यदि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब ये मूवमेंट हो रहा है तो ये मूवमेंट उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर हो रहा है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि डिफ्यूजन के टाइप कितने होते हैं। डिफ्यूजन के जो टाइप्स हैं उसके आधार पे हम यदि बात करें मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की तो वो दो प्रकार की है। एक तो ऐसी मेम्ब्रेन जो पूरी तरह से पारगम्य हो और दूसरी ऐसी मेम्ब्रेन जो पार्शियली परमेबल हो। ठीक है, यानी कि पूर्णतः वो पारगम्य या अपारगम्य नहीं हो। पहली हम जो पूर्णतः पारगम्य होती है जिसमें एग्जाम्पल है पादप की कोशिका भित्ति, तो इसके आर पार किसी भी प्रकार के कोई भी मोलिक्यूल सोल्यूट्स जो होते हैं वो आ जा सकते हैं। और जो पार्शियली या आंशिक पारगम्य जो होती है उसका उदाहरण जो है वो है कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली में ऐसे ही मॉलिक्यूल जो छोटे होते हैं वो किसी विशिष्ट छिद्र की सहायता से आर पार आ जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे स्टार्च मॉलिक्यूल है। अब डिफ्यूजन के प्रकारों में यदि हम देखते हैं तो यहाँ हम ये दो एनिमेशन डायग्राम से समझ सकते हैं। पहला टाइप जो है वो है सिंपल डिफ्यूजन, जहां हम ये पहला डायग्राम देख रहे हैं डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन ऐसा डिफ्यूजन है जिसमें कोई भी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सब्सटेंस किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बिना किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की सहायता के वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं। कोई प्रोटीन चैनल नहीं है, मेम्ब्रेन के थ्रू सीधे ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उच्च से निम्न सांद्रता की ओर। ये कहलाते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसमें एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन, जल और कई छोटे न्यूट्रिएंट्स। दूसरा जो है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि सुगमित विसरण। सुगमित विसरण ये भी अपनी उच्च से निम्न सांद्रता की तरफ ही होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, लेकिन यहां पर प्रोटीन के कुछ चैनल होते हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। इतना सा ही अंतर जो है वो है, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के दोनों डिफ्यूजन के टाइप्स हम यहां पर देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो इस विसरण को प्रभावित करते हैं। इसमें से पहला हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसको अफेक्ट करता है, वो बढ़ा देता है। यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी बढ़ेगी, यानी विसरण की दर भी बढ़ेगी। कैसे? ये दो गिलास दिखा रखे हैं इसमें। एक तो है गिलास जिसमें पानी भरा हुआ है, वो गर्म पानी है और लाल रंग डाल दिया और वो बहुत तेजी से इसमें विसरित हो गया, घुल गया। लेकिन दूसरा जो है जिसमें ब्लू जो कलर डाला है वो ठंडे पानी में डाला है, तो वो धीरे धीरे घुलता है। इसका मतलब जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो इसका है वो भी इंक्रीज होगा। ऐसे ही यदि हम साइज की बात करें कि पार्टिकल की साइज के ऊपर क्या होता है, साइज की यदि हम बात करते हैं हम देखते हैं कि जितनी साइज छोटी होगी इसकी विसरण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। तो बड़े मॉलिक्यूल हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक साइड में है वो इतने नहीं विसरित हो रहे हैं, लेकिन छोटे वाले हो रहे हैं। ऐसे ही तीसरा जो कारक प्रभावित करता है वो है कि कोशिका भित्ति जो होती है उसकी थिकनेस। तो ये जो है जितनी इसमें बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, मोटी होगी, उतना ही विसरण की दर घटेगी। अगला हम देखते हैं कि वो है सांद्रता प्रवणता, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो यानी कि सांद्रता प्रवणता जितनी ज्यादा होगी उतना ही
विसरण की दर ज्यादा होगी, यानी कि एक साइड में यदि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी दूसरे में बिल्कुल कम होगी तो वो प्रवणता बढ़ जाती है, तो इससे विसरण की दर भी बढ़ती है। अगला जो कारक प्रभावित करता है डिफ्यूजन को वो है सरफेस एरिया। तो कुल जो सरफेस एरिया होता है सेल मेम्ब्रेन का वो जितना ज्यादा होगा यानी कि विसरण की दर उतनी ही अधिक होगी। अब हम बात कर रहे हैं इसके सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी उपयोगिता। तो पहला हम देखते हैं कि ये पादपों में हम देखते हैं कि श्वसन में या प्रकाश संश्लेषण में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसके दौरान भी इसका रोल होता है, जैसे स्टोमेटा के द्वारा, या ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो वो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ऐसे ही सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज होती है या ऑक्सीजन बाहर निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ये जो है ये भी डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। दूसरा जो है वो है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उनके एब्जॉर्प्शन में, तो इसमें डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो डिफ्यूज होता है ब्लड के अंदर, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू। एक्सेस मिनरल्स होते हैं, सोल्ट होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सारे जो ब्लड से जो रिमूव किए जाते हैं तो ये सारे डिफ्यूजन के थ्रू ही रिमूव होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं एक एनिमेटेड डायग्राम में कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस में हम ये देखते हैं कि सोलवेंट जो होता है या वाटर जिसे हम कहते हैं जो यूनिवर्सल सोलवेंट है, तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर यानी कि जल का परासरण होता है, विसरण होता है, जल का विसरण होता है। और ये यहाँ पे सोल्यूट की बात नहीं करता, यहाँ बात चल रही है सोलवेंट की यानी कि वाटर की। तो जल जो है वो किसी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि वो अपनी उच्च से निम्न सांद्रता की तरफ मूव करता है तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ हम इस एनिमेटेड डायग्राम से देख सकते हैं, नीचे देखिए इसमें कि यहाँ पे हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये ब्लू कलर के जो है पार्टिकल वाटर के हैं, और ये जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं ये शुगर के हैं। और जहां शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां पानी की कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम होगी, और जहां शुगर कम है सोल्यूट वहां हाई वाटर कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ वाटर के मोलिक्यूल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ मूव कर रहे हैं, हाई टू लो की तरफ मूव कर रहे हैं, और थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ हम सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक तरह से कह सकते हैं कि जहां डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तनु विलयन होता है, वहां से ये एक अधिक सांद्र विलयन की तरफ जो है वो जल का या विलायक का स्थानांतरित होना ऑस्मोसिस कहलाता है। और इसमें जल जो है वो इन्वॉल्व होता है, ये हम देख चुके। अब ये जो वाटर का मूवमेंट होता है ये इसके आधार पर हम देखते हैं सॉल्यूशंस। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसे हम किसे कहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्ट या शुगर जो है वो कम हो, उसकी सांद्रता कम हो, तो क्या होगा, जल की मात्रा ज्यादा हो, तो उसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जल जो है वो स्थानांतरित किसमें होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर यानी ज्यादा, जिसमें सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, और वहां जल ऑटोमेटिकली जल की सांद्रता कम होगी, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, वही जैसे हाइपोटोनिक, अभी हम यही बात कर रहे हैं, हाइपो यानी कम, सोल्यूट कम हो, जल ज्यादा हो, तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं कंपेयर टू सेल सेप, कोशिका रस के उसके कंपेयर में यदि हम कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब अंदर जो है सेल में हाइपोटोनिक कंडीशन है यानी कि जल की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, इसमें अपन यूं समझ सकते हैं कि एक ऐसी सेल को हम ऐसे सॉल्यूशन में डाल दें जो हाइपोटोनिक हो, तो हम बाहर कह रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जल की सांद्रता जिसमें ज्यादा है, तो क्या होगा कि बाहर हाइपोटोनिक है यानी कि जल ज्यादा है, इसका मतलब जल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, तो वाटर फ्लो इनटू द सेल, एंड सेल जो होगी जब पानी अंदर जाएगा तो इसका मतलब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाहर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है उसमें हमने सेल को रख दिया, ठीक है, तो बाहर हाइपोटोनिक है इसका मतलब बाहर जल ज्यादा है, इसका मतलब अंदर कम है, तो बाहर से जल जाएगा अंदर, ठीक है। अंदर जब जाएगा तो सेल क्या होगा, धीरे धीरे टर्जिड होगी, फूलेगी, ये प्रोसेस कहलाता है एंडोऑस्मोसिस। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसो यानी कि समान, बराबर,
सेल शेप के समान कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में जो वाटर पोटेंशियल होगा वो शून्य होगा, जीरो होगा, कोई वाटर का नेट मूवमेंट नहीं होगा और सेल जो है वो धीरे धीरे फ्लैसिड होगी। तो ये आइसोटोनिक। और जब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के सॉल्यूशन की, ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि ऐसा जिसमें कॉन्सेंट्रेशन हाइपर यानी ज्यादा हो सोल्यूट की, लेकिन जल की कॉन्सेंट्रेशन कम हो। देन क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जो है उसका डाउन होगा, पानी अंदर से बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा तो सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। इसे एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। और एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस जिसमें जीव द्रव्य विकुंचित हो जाएगी, या हम नीचे डायग्राम देख सकते हैं ओनियन का, जिसमें प्लाज्मोलाइसिस होने के बाद में ये जो जीव द्रव्य जो होता है वो कुंचित हो जाता है। तो इस प्रकार हम तीनों सॉल्यूशंस में देख सकते हैं टाइप के। अब है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। एक होता है फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें अंतर समझ लेते हैं कि जब भी कभी जल का मूवमेंट अपनी अधिक से कम सांद्रता की तरफ किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा हो, हम उसको कहते हैं तो ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो है एक इस पे एक प्रेशर काम करता है, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर जो डेवलप होता है ये सोल्यूट्स के द्वारा डेवलप होता है, कि इधर से जो सोल्यूट्स होते हैं वो प्रेशर डालते हैं इसके अगेंस्ट, तो ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ये होता है फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स का मतलब ये है कि उल्टा चले, ऑस्मोसिस हो लेकिन उल्टा हो। तो जल जो होता है वो अपनी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और इस पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर पोटेंशियल काम करता है, फोर्स काम करता है उस सोल्यूट के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, जिसकी वजह से ये रिवर्स काम करता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब सिग्निफिकेंस की बात करें हम ऑस्मोसिस की, तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, सेल के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन करना, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको सेल से बाहर भेजने में ये हेल्प करता है। दूसरा, उस कोशिका की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ यह प्रभावित करता है सोइल से, जब प्लांट्स की जड़ों के द्वारा जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि यह कंडक्टेड किससे होता है, ये जाइलम टिश्यूज के द्वारा होता है। और सेल के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कि हर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको स्टेबलिश करने का ये काम करता है, एक तरह से एक बैलेंस बनाए रखता है, होम्योस्टेसिस कंडीशन जो है वो क्रिएट करता है वाटर की। नेक्स्ट यदि इसका देखें हम सिग्निफिकेंस, तो वो ये है कि ये किसी भी प्लांट सेल जो होता है उसको ड्राई होने से, शुष्क होने से बचाने का काम करता है। ये भी हेल्प करता है ऑस्मोसिस के द्वारा, क्योंकि कई बार होता है कि एक्सेस मात्रा में यदि वाष्पोत्सर्जन हो जाए तो वहां पे सेल शुष्क नहीं हो जाए, उस कंडीशन में ये रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा भी ये ऑस्मोसिस हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि सेल टू सेल वाटर का डिफ्यूजन करना और जो सेल्यूलर फ्लूइड्स होता है उसको मेंटेन करने का काम, और इसके साथ ही प्लांट में या प्लांट पार्ट्स के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करने का काम भी यही करता है। साथ ही साथ ये कि फ्रूट्स में या स्पोरेंजिया जो होती हैं, प्लांट के अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, उनको शुष्क होने से, उनको शुष्कता से बचाने का काम भी ऑस्मोसिस करता है। इसके साथ यदि हम देखें कि यह इंक्रीज होता है, इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक पेसेंशियल, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो जब इंक्रीज होता है तो वो ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया के अंदर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ उनको हेल्प करता है शुष्कता से, या फिर कोई इंजरीज हो जाती है तो उससे बचाने का काम जो है वो इसके थ्रू करता है। देन रिवर्स ऑस्मोसिस या फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, ये जो दो मेथड जो होते हैं ये हम कई बार यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर भी। इसका यूज़ जो है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को प्योर करने में काम में लेते हैं। डिसेलिनेशन में हम उसको यूज़ करते हैं। वेस्ट वाटर प्योरीफिकेशन में काम में लेते हैं। और ये जो जूसेज वगैरह हम बनाते हैं, लिक्विड फूड जो होते हैं कॉन्सेंट्रेशन उसको मेंटेन करने में हम काम में लेते हैं। मेपल सिरप जो होती है उनको प्रोडक्शन में काम में लेते हैं। साथ ही हम जो लो अल्कोहल के जो बियर होती है जैसे या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं उनके बनाने में भी ये रिवर्स ऑस्मोसिस काम आता है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। मेन से देख लेते हैं। ऑस्मोसिस जो होता है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ऑस्मोसिस होता है, और डिफ्यूजन जो होता है इसमें मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। ऑस्मोसिस जो होता है जिसमें केवल लिक्विड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन डिफ्यूजन जो है जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कोई भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ऑस्मोसिस जो है वो हेल्प करता है प्लांट के अंदर
वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एनिमल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन में और वाटर का सेलुलर लेवल पे मेंटेन करने का काम ऑस्मोसिस करता है। या डिफ्यूजन को देखते हैं तो ये गैसियस एक्सचेंज में, ट्रांसपिरेशन में, वाष्पोसर्जन में, फोटोसिंथेसिस में, इसमें ये हेल्प करते हैं। और यदि इन दोनों का रोल देखें कंबाइंडली तो ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है दोनों का। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ जो है वो सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में भी ये दोनों प्रोसेस काम आती है, ये दोनों। तो इसे, ये तो आज का पूरा डिफ्यूजन का और इसका ऑस्मोसिस के बारे में हमने चर्चा की। और ये टॉपिक चूंकि इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के चैप्टर्स में भी हमने इसको पढ़ा था, तो आज ये डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक दोनों और दोनों के फैक्टर्स